संभागीय मुख्यालय रीवा में माननीय मध्य प्रदेश शासन की मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी हम सबके बीच में हैं। आज एक पत्रकार वार्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर की गई है। मैं माननीय पार्टी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र भैया से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी का अंग वस्त्र से स्वागत करें। पत्रकार वार्ता में हमारे बीच माननीय जिलाध्यक्ष जी वीरेंद्र गुप्ता जी और हमारे रमाशंकर गुप्ता जी से मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा विषय प्रवेश कराएं। योगेंद्र शुक्ला गुप्ता जी, मैं मीडिया टीम के प्रदेश का सदस्य कि हमारे मध्य प्रदेश शासन की माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी नारी शक्ति के साथ जो विपक्ष के लोगों ने उनके कुप्रयासों के चक्कर में जो देश की आधी आबादी को उनका हक मिलना था और नहीं मिल पाया, उसके निमित्त यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आई हूँ। हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारे भारतीय ग्रंथों में और भारत की पूर्ण व्यवस्था में हम लोगों ने नारी को सदैव आगे रखा, लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में संख्या बल का महत्व होता है। जो संख्या बल हमारे पास किसी कारण से कम होने के कारण हम उस बिल को पास नहीं करा पाए, और जिस प्रकार कांग्रेस के लोग बिल गिरने के बाद प्रसन्न हो रहे थे, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वो हमारी मातृशक्तियों का किस प्रकार अपमान करती है। आज हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और इसको जनता तक हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इन लोगों ने मातृशक्ति को जो हक मिलना चाहिए और उनको नहीं मिला है। और आज मैं इस बात को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज पहले ये 2 बजे कार्यक्रम अपन ने रखा था, लेकिन इंदौर प्रशिक्षण के लिए आदरणीय मंत्री जी को बुलाया गया, तो फ्लाइट से जाना है, इसलिए समय अभाव कारण आप लोगों को तकलीफ भी दी, उसके लिए भी क्षमा याचना। और कम समय में आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखें। आदरणीय मंत्री जी दे दीजिए, आ जाइए आप। अपनी महिला मोर्चे की संतोष सिसोदिया अभी क्या दायित्व? अभी दायित्व जिलाध्यक्ष हैं। डिमोशन किया नहीं? दो जिला देख रहे हैं, 2 जिला देख रहे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भारतीय जनता अच्छा आइए। मोर्चे की जिला उपाध्यक्ष अच्छा, साधना गुप्ता जी। वाह क्या बात है। दूसरी बार मुलाकात। हाँ, मुझे अध्यक्ष जी ने बोला था कि आप वहाँ जरूर ले लेना। धन्यवाद। हमने बताया सीढ़ी चढ़ने की आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ। मैं माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा कि हम सबके बीच अपने विषय को रखने की कृपा करें। ये वाला डाल लेती हूँ। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हमारे सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच ईश्वरीय कृपा से समृद्ध रीवा की इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी रीवा जिले के अध्यक्ष का बहुत ही कुशलता से दायित्व संभालने वाले आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे मीडिया के प्रदेश के सदस्य और इस रीवा जिले में मीडिया का पूरा काम देखने वाले आदरणीय योगेश शुक्ला जी, महिला मोर्चे की हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और वर्तमान में कई सारे दायित्वों का निर्वहन कर रही आदरणीय श्रीमती संतोष सिसोदिया जी, हमारे मध्य जिले की उपाध्यक्षा
आदरणीय भाभी श्रीमती साधना गुप्ता जी, आप सभी को विदित है कि आज का जो हमारा विषय है वो नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लोकसभा में किस प्रकार से गिराया गया उस पर विस्तृत चर्चा करने का है। 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया और इस विशेष सत्र के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण भविष्य में दिया जाना था, जिस दृष्टि से एक संशोधन विधेयक लाया गया था। आप सभी को ज्ञात है कि 2023 में सितंबर माह में जब इस देश में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था और सभी सदस्यों की यही अभिलाषा थी कि चूंकि अब यह कानून बन गया है, इसे शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। इसी शर्त की पूर्ति के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया था और निश्चित रूप से एक उम्मीद भी थी कि दशकों से इंतज़ार कर रही इस देश की मातृशक्ति को अब आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के साथ इस देश के निर्माण और विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का अवसर मिलने जा रहा था। उनके राजनीतिक सपनों को पंख मिलने जा रहे थे, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने वाली थी। और वास्तव में ये सच भी है कि इस देश में दशकों से इस बात की चर्चा तो होती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी हुए, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो प्रयास हुए उसमें शायद नीयत की पवित्रता का अभाव, प्रयासों की पारदर्शिता का अभाव, आम सहमति न बन पाने का अभाव और बहुत सारे कारण दृढ़ इच्छा शक्ति का ना होने का अभाव रहा, जिसकी वजह से लगातार 30 साल से लगभग 3 दशक से ये महिला आरक्षण बिल कभी भी पारित नहीं हो सका। सबसे पहले 1996 में इसे पेश किया गया, लेकिन आम सहमति ना बन पाई। उसके बाद 98 और 99 में दोबारा पेश हुआ, लेकिन दोनों बार लोकसभा भंग होने के कारण यह अधूरा रह गया। उसके पश्चात 2008 में हुआ और 2010 में जब प्रस्तुत हुआ तो राज्यसभा में तो पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश की बहनों को दिया गया ये वचन था, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प था कि हम भारत की महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार हर हाल में उपलब्ध कराएंगे। और यही उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2023 में पुराने सारे जितने भी प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत हुए थे, उनमें जिस प्रकार के अवरोध आए थे, उन अवरोधों को दूर करते हुए एक बहुत बेहतर स्वरूप में इस प्रस्ताव को 2023 सितंबर में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और जिस प्रकार का प्रस्ताव बनाया गया था, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उसे सर्वसम्मति मिली और सर्वसम्मति से वो पारित हुआ। जो मुख्य बातें उस हमारे अधिनियम की थी, उसमें प्रमुख रूप से लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली में कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना था। आरक्षित सीटें जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति से भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण सीधे तौर पर लागू नहीं होगा, यह आगामी जनगणना और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए मान्य होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। और ये मूल रूप से 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो पारित होने के बाद 106वां संशोधन विधेयक कहलाया। और इन शर्तों की प्रतिपूर्ति के लिए ही ये संशोधन विधेयक 3 दिन के उस विशेष सत्र में सरकार द्वारा लाया गया था। लेकिन हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि 16 और 17 तारीख को लोकसभा के उस फ्लोर पर महिलाओं को किसी भी प्रकार आरक्षण ना मिले, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने की। हम तो शुरू से ही कहते थे कि इस देश में कांग्रेस हमेशा से महिला विरोधी पार्टी रही है। वो कभी नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले
और उसने साबित भी कर दिया, जब जिस प्रकार से 16 और 17 को जब इस गंभीर विषय पर सदन में विमर्श चल रहा था, तब किस प्रकार से एक के बाद एक तर्क कुतर्क देकर, बहाने देकर इस विधेयक को किसी भी प्रकार न पारित होने देने का पूरा प्रयास किया। पूरे देश की बहनों ने जो इस इंतज़ार में थी कि हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, अब हमें आने वाले समय में अपने राजनीतिक दायित्व को निभाने का बहुत सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है, वो दृष्टा भाव से देख रही थी कि किस प्रकार से पूरा की पूरा विपक्ष सिर्फ महिला आरक्षण किसी भी प्रकार से इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पारित ना हो सके, इसका प्रयास कर रहा था, जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इस देश में पूरा विपक्ष, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष नहीं चाहता था कि महिलाओं को आरक्षण मिले। ना कभी पहले चाहता था, ना आज चाहता है और ना कभी चाहेगा, क्योंकि वो महिलाओं की विरोधी पार्टियां हैं। और इस दृष्टि से अगर हम ये कहते हैं कि 2023 में उन्होंने कहा कि हमने सर्वसम्मति से पारित किया, तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित करने के पीछे उनकी मजबूरी थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें 2024 के चुनाव में किसी कारणवश महिलाओं के वोटों से वंचित रहना पड़े। यही कारण है कि उस समय सर्वसम्मति से पास करा दिया और ये शर्त लागू कर दी कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। लेकिन जब उसके प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही थी और ये संकल्प के साथ बढ़ रही थी कि 2029 में हमें हर कीमत पर इस देश की महिलाओं को आरक्षण देना है, तो सब ने देखा किस प्रकार से लोकसभा के उस फ्लोर पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने तांडव किया, किस प्रकार से तर्क और कुतर्क किए, किस प्रकार से बहाने बनाने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब सब ने मिलकर अपनी मंशा के अनुरूप इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, इस विधेयक को गिरा दिया। उसके बाद जो खुशियां मनाई गई, किस प्रकार से अट्टहास किए गए, नृत्य किए गए, मेजें थपथपाई गई, ये विपक्ष का रवैया पूरे देश की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान था। आज इस देश की महिलाएं पूछना चाहती हैं प्रियंका वाड्रा से कि आप ही ने नारा दिया था अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आज जब हमारे देश की बेटियों की अधिकारों की लड़ाई संसद में लड़ी जा रही थी, तो मैदान छोड़कर क्यों भाग खड़ी हुई? और वो कहती हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। इस देश में बेटियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते बेटियां हार गई, और बेटियों के हार में लोकतंत्र कैसे जीत सकता है? ये जवाब इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, कांग्रेस पार्टी को देना होगा। किस प्रकार के बहाने बनाए कि किसी प्रकार से ये विधेयक पारित ना हो सके, दक्षिण और उत्तर के राज्यों में विभाजित करने का कुत्सित प्रयास किया, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, रीजनल पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन की बात कही, जबकि पूरा देश गवाह है ये सुनकर कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो विन विन फार्मूला इस देश को दिया था, विपक्ष को दिया था, उस फार्मूले के माध्यम से किसी को नुकसान नहीं हो रहा था। दक्षिण के राज्यों को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों में समान अनुपातों में सीटों का बंटवारा हो रहा था, सीटों का बढ़ना हो रहा था। और इस दृष्टि से जो फार्मूला माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए थे, उसके माध्यम से हमारी रीजनल पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा था, हमारी बहनों को 33% आरक्षण भी मिल रहा था, हमारे दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, और हमारे पुरुषों को जो इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं उनकी सीट खतरे में है, वो सीटें भी उनकी सुरक्षित थी। तो इस प्रकार से जो फार्मूला माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से सदन के फ्लोर पर इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सीटें बढ़ाने का रखा गया था, उसे उन्होंने नहीं माना। और यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए, समझते हुए कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन जानबूझ करके उस महिला विरोधी विपक्ष ने, कांग्रेस ने, सपा ने, डीएमके ने, टीएमसी ने और सारे विपक्षी दलों ने मिलकर
बहनों के सपनों को कुचलने का काम किया, उनकी आकांक्षाओं को तार तार करने का काम किया। और वैसे भी हम जानते हैं कि इस देश में कांग्रेस ने हमेशा इस देश की महिलाओं को कभी आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और जब जब भी इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हुई, कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। शाहबानो प्रकरण ये देश कभी भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम उन मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय करने की बात कही थी। और आज ये देश की मुस्लिम बहनों की बात जब ये करते हैं कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, तो उस समय उनकी संवेदना कहाँ गई थी? उस समय उनका प्रेम कहाँ गया था? जब शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ न्याय किया था, तो उस फैसले को पलटने का काम किया। ट्रिपल तलाक का कांग्रेस ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 से प्रभावित हमारी कश्मीरी महिलाओं के लिए अगर एक रास्ता सुनहरा खुल रहा था, तो उसका भी विरोध करने का काम कांग्रेस ने किया। अर्थात कांग्रेस का चरित्र इस देश में हमेशा से महिला विरोधी रहा है और उसने इस बार भी ये साबित कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गठबंधन एंटी वुमेन अलायंस से, ये महिला विरोधी गठबंधन है और सही अर्थों में ये पूरा इंडी गठबंधन महिला विरोधी गठबंधन है। ये हम सब ने उन 2 दिनों में लोकसभा के फ्लोर पर जिस प्रकार के विमर्श हुए, चर्चाएं हुई, उसके आधार पर देश की जनता ने, देश की बहनों ने और पूरे देश ने ये देखा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये ऑल इंडिया एंटी रिफॉर्म कांग्रेस पार्टी है। कि जब जब इस देश की तरक्की और प्रगति के लिए कोई भी रिफॉर्म हम लेकर आते हैं, कांग्रेस का काम हमेशा उसका विरोध करना है। किस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर हमारी सेना का अपमान करने का काम किया। जब इस देश की प्रगति और सुधार के लिए जीएसटी और डिजिटल पेमेंट शुरू किया, तब कांग्रेस ने विरोध किया। इस देश में आने वाले समय में बेहतर परिस्थितियां बने, इस दृष्टि से यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370, सीए, वन नेशन वन इलेक्शन, ट्रिपल तलाक, सबका कांग्रेस ने विरोध किया। और महिला आरक्षण विधेयक का विरोध भी कांग्रेस की इसी श्रृंखला का अंग है। और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने जिस प्रकार से इस 3 दिवसीय विशेष सत्र में 2 दिन तक चली बहस में इस देश में जब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों को 33% आरक्षण देने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही थी, तो रोकने का काम किया है। और उसमें भी उन्होंने अपनी बहुत बड़ी विजय उनको दिखाई देती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो बड़ी विजय उनको दिखाई दे रही है, वो वास्तव में एक अहंकार से उपजी हुई बड़ी पराजय है। हम कहना चाहेंगे कि इस देश की नारी शक्ति अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वो निर्णायक शक्ति के रूप में अब आने वाले समय में देश के भाग्य का फैसला करेगी। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने ये विधेयक जरूर पारित नहीं होने दिया, रोका है, लेकिन आने वाले समय में सारे अवरोधों को पार करते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को इस देश में उनका अधिकार देकर रहेंगे। आज निश्चित रूप से मैं इस देश की आधी आबादी की ओर से कांग्रेस और पूरे विपक्ष को कहना चाहूँगी कि छेड़िए ना आप हमारे स्वाभिमान को, सर पर उठा लेंगे हम आसमान को। माना कि खोट पूरे विपक्ष की नीयत में है, पर हमने ही झुकाया है हर शक्तिवान को। आज निश्चित रूप से इस देश की हर बहन बहुत ताकत के साथ फिर खड़ी होने के लिए तैयार है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जो कुछ भी इस 3 दिवसीय विशेष सत्र में इस देश में महिला आरक्षण ना लागू होने पाए, इसके लिए जो कवायद की है, इसको लेकर हम नीचे तक जाएंगे। इस देश की एक एक बहन, एक एक घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जन जागरण करेंगे। और हमारा प्रयास यही होगा कि कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को, विपक्ष के पूरे चाल चरित्र चेहरे को हम इस देश की एक एक बहन तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि बहनों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। और हमने देखा है कि इस देश की नारी शक्ति जब संकल्प ले लेती है तो पर्वत झुक जाते हैं, समंदर पथ छोड़ देते हैं और रास्ते स्वमेव हो जाते हैं। इसलिए आने वाला समय निश्चित रूप से इस देश की बहनें अब स्वयं तय करेगी
और इस देश में विपक्ष और कांग्रेस को सबक सिखा कर ही रहेगी। माननीय, मेरा सवाल ये है जी कि ये जो बिल लाया गया, जी आप कहते हैं कि हमें पर्याप्त संख्या में नहीं है, पिछली सरकार किया उस समय बहुत सारे सांसद थे, उस समय ये हितैषी बिल क्यों नहीं आपके सामने कि आप पिछले सरकार में पास करा लेते, इतनी देरी क्यों हुई इस बिल को पास कराने? देखिए बहुत सारे बिल आपने पास किए, तो यही बिल इस समय क्यों लाया गया, जबकि बंगाल चुनाव को देख के क्यों लाया गया? बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल बहुत सही सवाल है, लेकिन आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि डिलिमिटेशन हमेशा जनगणना के पश्चात ही होता है, और जब सीटें बढ़ाने की बात आती है तो जब तक जनगणना के आंकड़े नहीं हमारे पास होते हैं तब तक ये नहीं हो सकता। 1971 में जनगणना के बाद डिलिमिटेशन हुआ, 543 सीटें तय हुई और 543 सीटों के आधार पर ही लगातार देश के चुनाव हो रहे थे। क्योंकि 1971 में उसको फ्रीज कर दिया गया था कि इसी पर अब 543 जो हमारी सीटें हैं इसी पर लगातार चुनाव होंगे, और इस दृष्टि से जब उस समय 1971 में जब यह डिलिमिटेशन हुआ था तब देश की आबादी मात्र 54 करोड़ थी। 2011 में देश की आबादी 121 करोड़ हो गई, और आज अगर हम उस पर जाते हैं, जनगणना के बाद आंकड़े आ जाएंगे तो हम 140 करोड़ के पार निकल जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से 54 करोड़ के आधार पर 543 सीटें बनी थी, लेकिन आज तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी तो आवश्यकता थी सीटों को बढ़ाने की, और ये डिलिमिटेशन के बाद ही हो सकता था। और इस दृष्टि से अगर डिलिमिटेशन आज जब हमारा रास्ता खुला है कि 2026 के बाद अब डिलिमिटेशन के बाद सीटों की संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये कितना सुनहरा अवसर था, ये कितना अच्छा मौका था कि सारे राजनीतिक दलों को सहमति देना चाहिए थी। और जो फॉर्मूला दिया था उसमें दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, जानबूझ करके भ्रम फैलाया गया, जानबूझ करके गुमराह किया गया ताकि दक्षिण के राज्यों में इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाए कि वो कभी भी इसके लिए तैयार ना हो और महिलाओं को आरक्षण ना मिल पाए। बीजेपी जो है क्या अपने चुनावों में 33% महिला आरक्षण का पालन कर रही है विधानसभा? देखिए, इस देश के राजनीतिक दलों में बीजेपी ही है जो महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण दिया। आज भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर जीत कर आई तो बीजेपी की ही आई हैं, और इसलिए बीजेपी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो इस बिल को लेकर आया, जिसने ठोस प्रयास किए। पूर्व में तो 50 साल तक इनकी सरकार रही, क्यों नहीं कोशिश की इन्होंने, क्यों नहीं कर सके ये? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के उज्जवल भविष्य का हमेशा मार्ग इस देश की महिलाओं को दिखा, और बड़ी संख्या में आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए आने वाले समय में निश्चित रूप से जनगणना के आंकड़े जब हमारे सामने आएंगे तो हमारी पार्टी भी इस दिशा में और आगे बढ़ेगी। पंचायतों में हाँ, ST/SC आरक्षण, OBC आरक्षण को लेकर के आम पब्लिक में प्रोटेस्ट देखते और हुए और हो रहे हैं, लेकिन इस जनगणना इसको महिला आरक्षण को लेकर के सिर्फ बीजेपी जो है तो बात कर रही है, आम पब्लिक में तो कहीं कोई चलेगी नहीं। आपने अगर सदन की चर्चा सुनी होगी तो उसमें उठा था ये मुद्दा। सदन की बात छोड़िए, आप सड़क की बात कर रहे हैं। ST/SC और OBC को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, SC/ST को रिजर्वेशन हमारे संविधान में है, बीजेपी बात कर रही है। ST/SC को रिजर्वेशन हमारे संविधान में दिया गया है। जहाँ तक इस महिला आरक्षण में OBC महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि जनगणना चल रही है, अभी आंकड़े आने बाकी हैं, आंकड़े आने के बाद तय होगा। और उसके बाद भी जो हमारा ये रिजर्वेशन है ये जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। सवाल ये है कि उन दोनों मसले को लेकर के पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, इसमें इस मसले पर सिर्फ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, ये बोल रहा हूँ। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता तो इस देश की OBC आबादी को न्याय देने की हमेशा से रही है। कांग्रेस ने तो OBC समाज के साथ हमेशा बहुत नुकसान किया है OBC समाज का। इस देश का इतिहास उठाकर हम देख लें, 1951 में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं होने दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं होने दिया? कांग्रेस की सरकारें थी।
पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? आज भी देश के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं, तो इस देश में ओबीसी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि जब जैसे ओबीसी का हुआ या इसकी जब आती है आरक्षण की बात तो लोग सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि ये हर वर्ग का मामला है, सामान्य वर्ग भी है, हर जानवर भी। नहीं, महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं क्या? तो महिला आरक्षण देखिए महिला आरक्षण, क्योंकि ये महिलाएं ही उतरी थी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उतरी, नहीं आम पब्लिक उतरी। आपकी गलतफहमी है ये। कल भोपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, इस तरह का आम पब्लिक को इस तरह का पट्टा लगा करके नहीं निकलती है। नहीं, बीजेपी के लोग देखिए इस देश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इस देश की महिलाओं का सबसे अधिक है। यही कारण है कि बाकी पार्टियों में घबराहट है। प्रधानमंत्री जी को 14 में इस देश की महिलाओं का वोट मिला, प्रधानमंत्री जी को 2019 में इस देश की महिलाओं का वोट मिला, प्रधानमंत्री जी को 2024 में इस देश की महिलाओं का वोट मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन इस देश की महिलाओं का है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है फ्लाइट है कि वो फ्लाइट है, नहीं तो और जवाब देंगे। फ्लाइट है, ये बताइए, अगर आप फ्लाइट है, आपको जाना आपको ये लगता है है इंदौर कि पहुंचना महिलाओं है। का, एक मिनट बेटी, अगर आपको ये लगता है कि महिलाएं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो फिर आप महिलाओं को ये खैरात क्यों बांटते हैं चुनाव में? लाली लक्ष्मी के नाम पे खैरात? देखिए हमारी कोई खैरात नहीं है। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है कि वो खैरात है। खैरात नहीं है, ये महिलाओं को दिया गया सम्मान है। आप पैसा देंगे, ये महिलाओं को दिया गया सम्मान है और मुझे लगता है भाषा में वो सम्मान हो गया। नहीं, तो अब हम तो उसको सम्मान ही कहेंगे ना। ये सब दिवाली मना रहा था। 3000 का हो रहा है महिलाओं का सम्मान। हमारे टैक्स के पैसे, हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे कमिटमेंट है। अगर हमने किया है कि हमें 3000 महिलाओं को देना है तो हम निश्चित रूप से उसे देंगे। इसी बिल पे तो आपने राजी कर लिया विपक्ष को, जब देश से दिवाली मना रहा। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,